Good morning, everyone. Today we are going to start our new unit, Unit 5, System of Particles. And Rotational Motion. थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैं आपको इसके बारे में। रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैनी टाइनी पार्टिकल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करा होता है, वही कंबाइन होते हैं, तब जाके कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बनता है, कोई सब्सटेंस बनता है, कोई मैटर बनता है। एंड इस चीज को समझिए कि इन सभी पार्टिकल्स के मास डिफरेंट मासेस होते हैं, ये सब इस तरह से। सो कितने होंगे? n पार्टिकल्स, n ले लेते हैं। अगर आप इसको थ्रो करते हो, क्या करते हो? थ्रो करते हो, ऐसे स्टेट थ्रो करते हो, तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी लेते हो आप। क्या लेते हो? वेलोसिटी। ठीक है। अगर ये बॉडी रिजिड हो, क्या हो? रिजिड। रिजिड का मतलब समझते हो? रिजिड का मतलब होता है जो ये पार्टिकल है ये फिक्स्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फिक्स्ड। मतलब अगर आप इस पे फोर्स भी लगाओगे तो भी इन पार्टिकल्स के बीच का गैप जितना पहले था उतना ही रहे। एक तरह से आप इसको परफेक्टली सॉलिड बॉडी बोल सकते हो। परफेक्टली सॉलिड, जिसको आपने जैसे पत्थर है, पत्थर को दबाते हो तो वो दबता तो नहीं, अगर वो थोड़ा बहुत भी दबेगा तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच का गैप वेरी करेगा, कम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप उसको रिजिड नहीं बोल सकते। कहीं ऐसी होती है जो दब जाती हैं, ये सब सॉलिड लिक्विड गैस 3 टाइप्स में मिलता है ये आपका। तो एक तरह से रिजिड बॉडी होती है जिसके पार्टिकल्स का गैप सेम रहे आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। सेकंड थिंग, जब आप इसको मूव फेंकते हो तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर आप इसको स्पिन करके अगर फेंकते हो, क्या करती? स्पिन करके, तो इसके जो ये पार्टिकल्स हैं सबकी डायरेक्शंस अलग अलग होंगी। यस और नो? ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा स्पिन करेंगे तो? देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला इस तरफ। तो सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज हैं वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, अलग अलग वेलोसिटीज होंगी सबकी। तो इस तरह से इसको स्टडी करना काफी मुश्किल पड़ रहा था, जिसकी वजह से क्या करा गया? सेंटर ऑफ मास को लिया गया। इसको लिया गया सेंटर ऑफ मास। कि आप पूरी बॉडी को ना पढ़ के, ठीक है, किसको पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास को। दूसरी बात, आप थोड़ा सा महसूस करिए, इस चीज को फील करिए, जो पार्टिकल किनारे पे होंगे व्हाइल रिवॉल्विंग, स्पिनिंग, जिस वक्त वो स्पिन होते हैं तो क्या होता है? जो ये पार्टिकल आपको किनारों पर दिख रहे हैं, मतलब जो इसके सरफेस के पास होते हैं, उनकी स्पीड तो ज्यादा होती है बेटा। स्पीड क्या होती है उनकी? ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ वाले पार्टिकल होते जाएंगे, इनकी स्पीड क्या होगी? यहां वाले पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? कम होती चली जाएगी। और सिर्फ एक पॉइंट यहां पर ऐसा होगा जो इसकी स्पीड क्या होगी? एक तरह से जीरो, वो कहीं भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है, जब आप इसको फॉरवर्ड सामने वाली डायरेक्शन में इस तरह से स्पिन करके फेंकोगे, थ्रो करोगे, तो क्या होगा? जो ये आपका बीच वाला जो पार्टिकल है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। किसमें चलेगा? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जो ये बाकी पार्टिकल होंगे, मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये इस तरह से चलेगा। ये सब नो स्पिन करके सिर्फ ये बीच वाला पार्टिकल स्ट्रेट चलेगा, बाकी ये स्पिन करते। ये वाला होगा तो ये इस तरह से स्पिन करता हुआ चलेगा, और जो किनारे पे होगा तो और ज्यादा स्पिनिंग होगी इस तरह से। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में भी चलना, रोटेट भी होना, इस तरह से इसके मोशन को पढ़ना डिफिकल्ट हो गया था। तब नीड हुई सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो होता है जिसमें आपने पूरी बॉडी का जो मास है वो एक पॉइंट पर चूज करना है, सपोज करना है, मानना है। ठीक है। कैसे? उसको भी चूज करने का तरीका फार्मूला है, मैथमेटिकल है।
लेकिन पहले आप इसको फील करें, बिकॉज इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या करोगे आप, पहले टॉपिक को समझोगे, कैसे निकालना है, किस किस का निकालना है। देखो अलग अलग शेप्स है हमारे पास, रोड का निकालना है, स्फीयर का निकालना है, सर्कल का निकालना है, रिंग्स का निकालना है, क्यूबॉइड हो सकता है, तो सबका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फार्मूला हम बताएंगे आपको। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वेयर होल मास of an object supposed to be concentrated, supposed to be concentrated। इसी को फिर सच मानकर आप क्या करोगे, सारे के सारे फार्मूले या मैथमेटिक्स करोगे। जैसे आप पहले पढ़ते थे, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, u वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आप कह देते थे m। बाद में उसका जो वेलोसिटी है इसी बॉडी की वो कितनी हो गई, v हो गई फाइनल वेलोसिटी। अब लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, p इज इक्वल टू mv, p डैश बोल देते थे आप उसको। तो यहां पर जो ये वेलोसिटी है किसकी होगी, इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, इस ऑब्जेक्ट की। लेकिन सही मायनों में ऑब्जेक्ट के अंदर तो दुनिया भर के मास होते हैं, काफी मास होते हैं, m1 m2 m3, कौन से वाले मास की है ये वेलोसिटी। तो ये जो सेंटर में आपने सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, पूरी बॉडी का मास इस वेलोसिटी से चलेगा, स्ट्रेट लाइन से। तो आप इसको पढ़ते हो, तो कहने का मतलब v सेंटर ऑफ मास या u सेंटर ऑफ मास। सिर्फ एक पार्टिकल के बारे में आप पढ़ोगे इसमें, बाकी सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। सिर्फ एक पार्टिकल, वो भी कौन सा, जो सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा, उसको सच मानकर कि सारा का सारा बॉडी का मास वहां पर ही है। जैसे पूरे एटम का जो मास होता है वो कहां पर होता है, एक एटम होता है ना, एटम का होल मास कहां पर होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना होता है, छोटा सा। एटम कितना होता है, बहुत बड़ा, लेकिन सारा का सारा उसके सेंटर में मास लेकर वहां से ही पढ़ते हो आप। ऐसे ही पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास लेकर वहां से उसकी वेलोसिटी देखे कहां पर है, उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो यही चैप्टर इसलिए बनाया गया, ओके। इसी तरह से फोर्स भी पढ़ते हो। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो ये सब जाने अनजाने में आपने क्या पढ़ा हुआ है, सब सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूले। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। दूसरी बात, जहां पर ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास भी उसी के पास लाई करेगा। क्या बोल दिया मैंने, अगर आपको कई मासेस दे दिए जाए डिफरेंट टाइप्स के, या दो मास दे दिए जाए डिफरेंट टाइप्स के, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन देखते हैं, कैसे, ये देखिए, ये मास है, ये भी कोई बॉडी मास है। अगर अकेला होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता, बिल्कुल बीच में। मैंने कल डिफरेंट शेप्स के आपको बताए थे कि सर्कल का, स्फीयर का, ठीक है, इन सब का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, सेंटर में। रोड बताई थी, रोड के भी सेंटर में, ठीक है। अगर दो बॉडी ले ली जाए और उनके बीच में ये गैप है, खाली है, सपोज ये गैप d है या r ले सकते हो, l ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो इन दोनों बॉडीज को लेकर इनका सेंटर ऑफ मास बताइए कहां पर होगा। एक बॉडी का तो आप ले लेते हो, कोई भी शेप दे दी, देखो सर्कल दे दिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पर। अगर स्फीयर दे दिया तो तब भी सेंटर, डिस्क दे दी तो कोई, तब भी सेंटर, ठीक है। रोड दे दी तो कोई, रोड है कोई, तो यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास। कब, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नहीं भाई यहां पर ये सर यहां से तो ज्यादा मोटी वायर थी ये रोड और यहां से पतली थी, तब नहीं। पूरी तरह से सारी जगह से एक जैसा सरिया ही होता है, जैसे सरिया होता है लोहे का, सारी तरफ से एक जैसा ही लोहा होता है ना उसके अंदर, ऐसा, ठीक है। अलग अलग सिंगल सिंगल बॉडी देंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास आप ढूंढ लोगे। डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट सेंटर ऑफ मास आपकी बुक में टेबल है, इजिली यू कैन
सीधे। बट अगर आपको 2 बॉडी दे दी जाए, अब इनका बताओ सेंटर ऑफ मास का, 3 बॉडी दे दी जाए तब बताइए सेंटर ऑफ मास का। तो फील करिए, ये बॉडी का भी मास उतना ही है, इसका भी उतना ही है, साइड सब कुछ सेम है इसका, बीच में गैप कितना है d। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, बिल्कुल इनके बीच। यहां से A पॉइंट से देखोगे तब भी d/2 और B से देखोगे तब भी d/2। यहां पर इसका क्या होगा, COM, सेंटर ऑफ मास। बट इफ द सिचुएशन इज डिफरेंट, if a mass is m, this one is 4m, and the gap between them is d. Now where will be the, कहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, बताइए। अभी भी आपके पास, चलो मैं 3 पॉइंट्स लगा देता हूं, आंसर आपको देना है P पर, Q पर या R। कहां पर होना चाहिए, क्या फील कर रहे हो आप, कहां पर होना चाहिए, P पर, Q पर या R पर? बीच में हो सकता है, नो। बीच में कब होता, जब दोनों साइड बराबर बात होती। लेकिन अब कहां पर जाता है, यहां पर। तो सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट कर जाएगा कहां पर, R पर। तो दिस वन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो इस तरफ शिफ्ट कर जाए। तो इस तरह से आपको सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा फील करोगे, पता लगेगा कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, सब पता लग जाएगा। इवन गलत आंसर तो नहीं आ गया, वो भी पता लग जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम सेंटर ऑफ मास। ये इंट्रोडक्शन हो चुका है इसका, अब न्यूमेरिकल करना। कल वैसे फार्मूला बता दिया था मैंने आपको, दोबारा बता दें एक बार थोड़ा सा। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करें। सबसे पहली बात, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बहुत पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में। वैसे तो कोई उल्टा सीधा नहीं होता इसमें, कोई भी एक्सिस कहीं भी ले सकते हो आप। चलो ऐसे ही ले लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, सबको आदत पड़ी हुई है, एक्स इधर लेना है, वाई उधर लेना है, लेकिन है क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिल्ली से करनाल जाओ या करनाल से दिल्ली जाओ, रास्ता उतना ही है, पैसे उतने ही लगने होंगे। चलो यहां पर आप स्टडी करते हैं। सपोज आपके पास 2 मास है, m1 और m, अभी इसी तरह से लिया था। इसमें से कोई भी कम हो सकता है, कोई भी ज्यादा हो सकता है, डजंट मैटर, इसको लेकर गोदर नहीं करना है आपको। यहां से दिस पॉइंट, इसको बोलेंगे आप ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और यहां से आप सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लोगे, मतलब m1 है कहां पर लाई कर रहा है, हमें क्या पता, कौन किससे कितनी दूर है, इसका फैसला तब करोगे कि आप से वो कितना दूर है। ठीक है, वैसे 2 चीजों के बारे में, एक दूसरे के बारे में तो बता सकते हो कि वो मेरे से इतनी दूर है, दूसरा बताएगा वो मेरे से इतनी दूर है, लेकिन थर्ड पर्सन रेफरेंस लेकर बताइए, वो बताता है कि पास कौन है, दूर कौन है, कितना जाना है, कहां जाना है। ठीक है, तो यहां से देखिए, ओरिजिन से जो ये लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसका काम होता है पोजीशन दिखाना किसी बॉडी। ये ए बॉडी है जिसका मास क्या है, m1, क्या पोजीशन है उसकी, इसको आप लिखोगे r1 वेक्टर। किससे लिखोगे, r1। दूसरा, ये वाली बॉडी कहां है, पोजीशन वेक्टर r1। ओके, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y, x एक्सिस और y एक्सिस, x y प्लेन में लाई कर। z भी लेना है तो z1 लगा दो। ये लो, तीनों प्लेन ले लेते हैं हम, z एक्सिस भी ले। ठीक है, ये कहां लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट बताइए,
x2 y2 z। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नहीं? आपने बता दिया ये कहां पर लाई करता है, तीनों पॉइंट बता दिए, कितनी दूर लाई कर रहा है ओरिजिन से, ये भी कितनी दूर कर रहा है बता दिया। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास। किसपे? सेंटर ऑफ मास। इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इन दोनों बॉडी एक दूसरे के बीच में गैप दिख रहा आपको? इसमें बीच में कहीं भी हो सकता है। यू नो वेरी वेल कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी कहीं भी हो सकता है। तो सपोज मैंने यहां पर ले लिया, क्या ले लिया यहां पर? सेंटर ऑफ मास। क्या पता दोनों इक्वल हो, बिल्कुल बीच में। क्या पता कौन ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जो कम होगा उससे दूर भाग जाएगा। बस इतना ही पढ़ा आपने, ठीक है। बॉडी के अंदर रहने की कोशिश करता है सेंटर ऑफ मास, तो जरूरी नहीं है कि अंदर मास होना चाहिए। याद रखना, क्या बोल दिया मैंने? एक रिंग है आपके पास, ये रिंग है, रिंग का मास कहां पर है? सिर्फ बाउंड्री पर। यहां पर होता है ना ये मास, यस और नो? देखिए इस रिंग को, रिंग के केस में यहां पर होता है सारा मास इसका बाउंड्री पर, सरकमफेरेंस पर। बट इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके बीच में। और यहां पर एक्चुअल में कोई भी मास नहीं। देखिए कमाल, होलो स्फीयर है, अंदर से खाली है एक गोला, उसका भी सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे थे हम सेंटर ऑफ मास की। जो ये सेंटर ऑफ मास है, इसका यहां से पोजीशन वेक्टर कितना होगा? आप इसको बोलोगे RCOM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हाउ विल यू कैलकुलेट दिस वैल्यू? RCOM कैसे निकाल सकते हो? नोट डाउन द फॉर्मूला, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 plus M2. In this way you can find the position vector of center of mass between two bodies, two objects. निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, अगर आपने सेंटर ऑफ मास तो निकाल लिया, बट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके भी तो पॉइंट होंगे, ये भी तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? आपको इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना। इसके यस, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना। फॉर्मूला M1 x1 प्लस M2 y2, M1 x1 प्लस M2 x2 y, M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। Now, how will you calculate y coordinate? Y coordinate कैसे निकाल लोगे आप? In this way, but instead of x1 x2 you have to put y1 y2 upon M1 plus ओके। तो इस तरह से आप इनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस, ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो। ठीक है, सेकंड थिंग, Z1 भी तो था, हमने दो ही निकाले, हमने दो निकाले अभी तक। ठीक है, अगर 3 हो, Z भी निकालना, M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस
दिस इज द फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूले नोट कर लिए, कर दो रहा। इसके बाद आप न्यूमेरिकल करो, पहले थोड़ा इजी करते हैं फिर थोड़े डिफिकल्ट पे आए। सेंटर ऑफ मास पता लग गया है क्या होता है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता है आपको? चलो एक क्वेश्चन देते हैं। ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी है। इसके ऊपर मास ले रहे हैं हम m और 2m। एक मास यहां पर ले लिया आपने m, और दूसरा मास यहां पर ले लिया आपने 2m। आप देख सकते हो कि एक स्मॉल m और सेकंड वन इज 2m। दो मासेस हो गए। कौन सी एक्सिस पर है? ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखिए। क्या लिखिए? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है वो? यहां पर 0 0 होता है ना, यहां पर आपने सपोज यहां पर ले लिया 2 और ये 0, 2 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू क्या होगी? 0। इसी तरह से यहां पर इसको चूज कर लीजिए, कोई भी कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो एज यू विश। है कोई माइंड में? अपनी तरफ से ले लो। चलो 6 और 6 आगे ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। 2 3 4 5 6 तक ये दो मास दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन है इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? वेयर द सेंटर ऑफ मास विल लाई। सबसे पहली बात, इन दोनों के बीच का गैप आपको पता है कितना है? 0 0। वाई एक्सिस पर तो कोई गैप नहीं है। एक्स एक्सिस पर कितना है? 6 - 2, 4 का गैप है। यस और नो? मिड कहां होगा इसका? यहां पर 2 3 4 ही होगा ना। ये अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, फील कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास कहां होगा। दूसरा, ये m है और ये 2m है। यहां पर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, इस साइड। यस, आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास मेरा नियर टू 2m पड़ेगा ना। तो यहां पर कुछ आंसर आना चाहिए, यानी कि 4+ आंसर आना चाहिए अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं। यही है बात, यही है। करें क्वेश्चन, करें स्टार्ट। ये क्या चीज है आपके पास? x1